नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योग्राफी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जो है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का मतलब यहाँ नाली नहीं है, ड्रेनेज का मतलब हम लोग देखते हैं कि ड्रेनेज है क्या। तो जो द टर्म ड्रेनेज जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी एरिया के रिवर को, यानी कोई भी एरिया है वहाँ के नदियों को डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज वर्ड। अगर हम लोग देखें फिजिकल मैप को, यानी इंडिया के ही अगर फिजिकल मैप को देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियां हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से एक साथ बहते आती हैं और मेन रिवर का निर्माण करती है। मतलब वो मिल करके एक मुख्य नदी बनाती है, और जो कि अल्टीमेटली कहाँ से, तो उसमें पानियाँ बहुत जगह से ड्रेन होकर के आती हैं लार्ज वाटर बॉडी में, जैसे कि लेक्स हो गए। उसके बाद अंत में वो जा करके लेक, सी या फिर ओशियन में जा करके मिल जाती हैं। और जो एरिया होता है जिसमें कि एक सिंगल रिवर सिस्टम का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसी को हम लोग ड्रेनेज बेसिन यानी कि जो ड्रेनेज घाटी है वो कहते हैं। अगर नज़दीक से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से किसको, तो मैप को, तो यहाँ जो नीचे मैप दिया हुआ है अगर इसको हम अच्छे से अगर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इसमें एक एलिवेटेड एरिया, यानी ये जो पार्ट है वो उठा हुआ पार्ट है। जैसे कि इस पार्ट में, यहाँ तो छोटा में दिखाया गया है, इस पार्ट में क्या क्या हो सकते हैं, तो इस पार्ट में हमारे हो सकते हैं माउंटेन्स यानी पहाड़ हो सकते हैं, अपलैंड्स हो सकते हैं, ऊंची भूमि हो सकती है। और ये करते क्या हैं, ये जो जगह है जो कि अपलैंड जिसको हम कहते हैं, एलिवेटेड एरिया कहते हैं, ये ड्रेनेज बेसिन्स को दो भाग में बांट देते हैं। और इस तरीके के अपलैंड को हम लोग वाटर डिवाइड के नाम से, जैसे इससे हम वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ एक स्ट्रीम है, इस तरीके से यहाँ स्ट्रीम बह रही है और यहाँ एक दूसरी स्ट्रीम बह रही है। इनको क्या किया कि ये वाटर डिवाइड दो भागों में बांट दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेजन रिवर है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन है, तो आगे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में नदियों का जो सिस्टम है, किस तरीके से नदियां बहती हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में जो इंडिया है उसको यहाँ के रिलीफ फीचर के हिसाब से बांटा गया। मतलब रिलीफ फीचर मतलब यहाँ किस जगह पे मतलब पहाड़ है, कहीं पठार कहीं प्लेन, तो उसी को हम लोग रिलीफ फीचर करते हैं किसी भी जगह का। तो उस रिलीफ फीचर के अनुसार हम लोग बांटते हैं। और हमारा जो इंडिया है वो सब कंटिनेंट है, यानी एक तरीके से बोला जाए कि प्रायद्वीप है। तो उसको अब इंडियन रिवर को हम लोग क्या किए हैं कि दो मेजर ग्रुप्स में बांट दिए हैं। फर्स्ट जो है उसको हिमालयन रिवर के नाम से, और सेकंड जो है वो पेनिनसुलर रिवर, मतलब हिमालयन रिवर जो हिमालय से निकलती है, और पेनिनसुलर रिवर जो कि प्रायद्वीपीय पार्ट, यानी कि जो हमारा मिडिल इंडिया है, यानी सेंट्रल इंडिया से नीचे का जो दक्कन प्लेट्यू वगैरह हो गया, या फिर वहाँ का जो हाईलैंड्स है, वहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं, या फिर छोटे मोटे जो पहाड़ हैं वहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं उन सबको हम लोग पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो इनका जो दो फिजियोग्राफिक रीजन्स है इंडिया में जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, फर्स्ट जो है वो हिमालयन और सेकंड पेनिनसुलर रिवर, और ये दोनों बहुत तरीकों से एक दूसरे से अलग हैं। ये समान नहीं है, बहुत तरीकों से अलग हैं, बहुत इनमें डिफरेंसेज है। तो बहुत सारे हिमालय रिवर जो हैं, जो हिमालय से निकलने वाली, वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब होता क्या है कि वैसा नदी जो कि सालों बहता रहे, मतलब सालों उसमें पानी हो, वो सूखती नहीं है। तो बहुत सारी हिमालय नदियाँ सूखती नहीं हैं। ये रिवर जो हैं इनमें पानी आता कहाँ से है, जल आता कहाँ से है, तो या तो वर्षा से, या फिर जो स्नो है, जो बर्फ़ है वो पिघलता है, उन ऊंचे ऊंचे जो गौरवशाली पर्वत हैं उनसे जो बर्फ़ पिघलता है वो आकर के उसका जल इन नदियों में मिलता है। तो दो मेजर हिमालय रिवर जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो दो हैं इंदस और ब्रह्मपुत्रा, जिनका की ओरिजिनेट मतलब कहाँ से वो लोग उसका उद्गम हुआ है, कहाँ से वो शुरुआत हुआ है, तो ये माउंटेन रेंज के, यानी हिमालय माउंटेन रेंज के उत्तर से इसका शुरुआत हुआ है। और ये करती क्या है कि पहाड़ों को काटते हुए और जॉर्ड्स बनाती हैं। जॉर्ड्स मतलब कि बहुत पतली पतली घाटियाँ जिससे कि होकर ये नदियाँ बहती हैं, यानी हिमालय को कुछ जगह पर ये काटते हुए और उससे होकर के निकलती है। अब हिमालय रिवर जो है वो बहुत ही लंबा है, मतलब बहुत दूर तक बहती है हिमालय रिवर, और इसका जो लास्ट सोर्स है मतलब कहाँ पे ये जाकर पहुँचती है, तो समुद्र में जाकर के
तो फ्रॉम देयर सोर्स मतलब सोर्स से जहाँ से ये निकलती है वहाँ से समुद्र तक जाती है, यानी बहुत लंबी दूरी तय करती है हिमालय की जो नदियाँ हैं सो। अब अगर हम देखें तो ये नदियाँ और करती क्या हैं और क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती है, तो इरोजनल एक्टिविटी, यानी जो भी इसके रास्ते में रुकावटें आती हैं जैसे पहाड़ हो गए या फिर पठार या फिर जो भी ऊंचे पर्वत वगैरह, उनको ये काटते जाती हैं, मतलब उनमें से पत्थर हो गए या फिर जो मिनरल्स वगैरह इनको काटते जाती हैं। और अपना अपर कोर्स जो है यानी कि ऊपरी भाग मतलब जहाँ से नदियों का उद्गम हुआ है वहाँ इसके पास बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो लोड किस चीज़ का, यानी नदियों के पानी में, इसीलिए अगर गंगा का एग्जांपल हम लोग देखें तो उसका पानी थोड़ा मटमैला जैसा दिखता है, बिल्कुल प्योर एकदम साफ नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोड रहते हैं। किस चीज़ का, तो सिल्ट और सैंड। तो सिल्ट जो है वो एक तरीके का पतला जो सैंड होता है वाइट कलर का वही है, और फिर सैंड जो मोटा बालू है वो उसमें बहुत सारे लोड रहते हैं और वही वहाँ से वो फ्लो करके मतलब पर्वत को पहाड़ को काटी तो वो धीरे धीरे टूटते टूटते इरोड होते होते छोटे पार्ट्स में हो जाते हैं, और इतने छोटे छोटे जो हम लोग बालू देखते हैं सैंड रेत वही हो जाता है। और मिडिल या फिर लोअर कोर्स में, यानी कि मिडिल कोर्स जैसे कि हमारा यूपी का पार्ट हो गया या फिर बिहार का पार्ट, जहाँ पे अगर गंगा का एग्जाम्पल देखें तो ये मिडिल पार्ट है, और लोअर पार्ट जैसे वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, तो इन सब जगहों पे जो नदियां हैं वो बहुत हद तक घूमते घूमते जाती हैं। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ स्लोप बहुत कम है तो वो बहुत ज़्यादा एरिया तक घूमती है, इस तरीके से ऐसे 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 घूमते हुए जाती है। मतलब सीधा वो ऐसे कि ऐसे सीधा फ्लो कर रही है वैसा वो फ्लो नहीं करती है, बहुत जगह घूमते हुए जाती है। और इस कारण ये ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। ऑक्सबो लेक्स होता क्या है कि देखिए फिगर में अगर देख सकते हैं तो ऐसे ऐसे जब नदियाँ घूमती हैं तो बीच का कोई पार्ट जो है यहाँ पे ये वाटर कलेक्ट हो गया, तो ये जो है वो ऑक्सबो यानी घुमावदार नदियों के कारण कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया तो यही हो गया ऑक्सबो लेक्स। तो ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन। और दूसरा भी डिपोजिशनल फीचर, यानी कि जो मिट्टी ला रही है नदियाँ या फिर जो रेत है जो बालू है वो ला करके कहीं कहीं डिपॉजिट कर देती है। मतलब जहाँ होता क्या है कि ज़्यादा घुमावदार जगह रहता है तो उसके कारण होगा क्या कि उसके शोर पे मतलब जो किनारा है कोस्ट पे वहाँ पे आकर के ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाएंगी, जम जाएंगी, मतलब इकट्ठी हो जाएंगी। और उस कारण और होगा क्या कि फ्लड प्लेन्स मतलब वैसे एरिया बनाती हैं जहां बाढ़ आता है। तो बाढ़ क्यों आता है, तो होता क्या है कि नदियों के किनारे या फिर नदियों के बीच में ही कुछ कुछ ऐसा जगह बन जाता है जहां वो मिट्टी ला करके रुक जाती है। अब उस जगह लोग बसने लगते हैं, तो जब नदियों में पानी ज़्यादा होगा, जब अधिक हो जाएगा जल, तो क्या होगा कि वो एरिया डूब जाएगा। तो इसी कारण से वो फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है। और ये भी जो है वो वेल डेवलप्ड डेल्टाज होते हैं। वेल डेवलप्ड इसलिए क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, इस कारण ये वेल डेवलप्ड डेल्टाज होती है। अब अलग अलग तरीके के बेसिन सिस्टम के बारे में हम लोग जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग दूसरे रिवर्स सिस्टम्स के। तो ड्रेनेज पैटर्न्स क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कि डेंड्राइट ड्रेनेज है, उसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज है, ट्रेनिल्स ड्रेनेज है और रेडियल ड्रेनेज है। इसको एक एक करके समझेंगे, पहले यहाँ पे थ्योरी से और उसके बाद फिगर से भी। तो ये जो स्ट्रीम है ड्रेनेज बेसिन, ये कुछ पैटर्न्स फॉर्म करती है और ये डिपेंड करता है किस पे, तो स्लोप पे, किस तरीके का स्लोप है उस लैंड का और कैसा वहाँ का जो अंदर मतलब ज़मीन के अंदर जो रॉक स्ट्रक्चर है, जो चट्टाने हैं वो किस तरीके के हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन भी उस एरिया का कैसा है, उसके अनुसार जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको 4 भागों में बांटा गया है: डेंड्राइटिक, टेरल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम लोग डेंड्राइटिक पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न्स है क्या कि ये रिवर्स का चैनल है, मतलब बहुत सारी नदियां रहती हैं और इसमें स्लोप भी, मतलब स्लोप के कारण मतलब वहाँ का जो ट्रेन है, वहाँ का जो भूमि का स्ट्रक्चर है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, उसके कारण, उस स्लोप के कारण नदियों का फ्लो होता है। और ये जो स्ट्रीम है और इसमें होती क्या है, तो जो मेन नदियाँ हैं उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ आकर के ऐसे मिलती हैं जैसे लगता है कि पेड़ों का तना, जैसे यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि पेड़ों के ब्रांचेज जैसा हमें दिख रहा है। और इसी कारण से मतलब ब्रांचेज जैसा दिखने के कारण से ही इसका नाम डेंड्राइट पड़ा। और
और हम लोग देख सकते हैं कि एक और जो दूसरा पार्ट है जिसको कि टेरेस ड्रेनेज कहते हैं, टेरेस ड्रेनेज पैटर्न, उसमें होता क्या है कि जो भी नदियां हैं वो अपने सहायक नदियों से लगभग राइट एंगल पे मिलती हैं और इस तरीके के नदियों को टेरेस प्लेन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एकदम राइट एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ भी ऐसे इस तरीके से राइट एंगल का फॉर्मेशन, यहाँ भी राइट एंगल का फॉर्मेशन। अब ये राइट एंगल का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो यहाँ होता क्या है कि हार्ड रॉक्स भी होता है और सॉफ्ट रॉक्स भी। तो जहां सॉफ्ट रॉक्स है वहां से तो नदियां बहती है और जो हार्ड रॉक्स है वो नदियों के फ्लो को रोकता है। तो जहां भी सॉफ्ट रॉक्स मिलेगा वहां से वो अपनी सहायक नदियां से जुड़ जाती है जो मेन स्ट्रीम है सो, और पैरेलल ये बहती हैं एक दूसरे के। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये सब एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं। और रेक्टेंगुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है, इसमें होता क्या है कि एक तरीके का रेक्टेंगुलर पैटर्न शो करता है और इसमें स्ट्रॉन्गल रॉकी ट्रेन होता है, मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा चट्टान होता है और बहुत हार्ड होता है। तो ये रॉकी पैटर्न, तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल जैसा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऐसे रेक्टेंगल टाइप का फॉर्मेशन हुआ, तो इस कारण इसको हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब रेडियल पैटर्न में होता क्या है कि जब कोई स्ट्रीम फ्लो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, एक सेंट्रल पीक से या फिर उसको डोम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये एक सेंट्रल पीक हो गया, एक चोटी हो गया सेंट्रल, और इसी से चारों डायरेक्शन में यानी रेडियल डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि नदियां बह रही हैं। तो इस तरीके को जो पैटर्न है इसे हम लोग रेडियल ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और ये सारे के सारे पैटर्न जो हैं वो एक ही ड्रेनेज सिस्टम में हो सकते हैं, सेम ड्रेनेज बेसिन में हो सकते हैं। मतलब ये चारों सिस्टम, मतलब जैसे कि हमारा हिमालय जो सिस्टम हो गया ड्रेनेज बेसिन, तो वहाँ भी हो सकता है, या फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज बेसिन हुआ, वहाँ भी ये चारों पाए जा सकते हैं। ये नहीं कि अलग अलग तरीके के जगहों में पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि जो बड़ी बड़ी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल होती हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो मौसम के अनुसार, यानी कि इनका जो फ्लो है वो डिपेंड करता है किस पे, रेनफॉल पे, क्योंकि माउंटेन्स तो है नहीं कि हमेशा ये क्या करेगा कि बर्फ वहां पे पिघलते रहेगा और नदियों में पानी रहेगा। तो इस कारण होता क्या है कि ड्राई सीजन्स में यानी गर्मियों के मौसम में बहुत सारी बड़ी नदियां भी सूख जाती हैं या फिर बहुत कम पानी इनमें रहता है और इनके चैनल्स में, मतलब जो इनके सहायक नदियां हैं या फिर जो इनसे निकलने वाली जो नहरें हैं उनमें बहुत कम पानी रहता है। और पेनिनसुलर रिवर जो है वो शॉर्टर होती हैं और कुछ उथली भी रहती है, मतलब उथली मतलब उसमें उतना गहराई नहीं रहता है, सैल ओवर होती हैं और ज़्यादा दूर तक जाती भी नहीं है अगर हिमालयन रिवर से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन होता क्या है कि इनका भी ओरिजिनेट जो है, कुछ नदियाँ कहाँ से उद्गम हुई है तो सेंट्रल हाईलैंड से, यानी मध्य भाग में ऊंचे जगहों से, और ये फ्लो करती है किधर तो वेस्ट के लॉन्ग। और क्या आप इसमें दो तरीके का जो रिवर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, कहाँ से उनका उद्गम होता है, तो वेस्टर्न घाट से, यानी पश्चिमी घाट से शुरू होते हैं और फ्लो करते करते जा करके अंततः बे ऑफ बंगाल में ये जा करके गिर जाते हैं, जा करके वहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स कौन है, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मेजर हिमालयन रिवर जो है वो इंडस है, यानी जिसको कि हम लोग सिंधु नदी कहते हैं, और गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और ये नदियां बहुत ही लंबी हैं और जुड़ी हुई हैं क्या, तो इनके बहुत सारे मुख्य जो सहायक नदियां हैं, इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। और ये रिवर सबके साथ मिल करके, यानी जितनी भी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, सबके साथ मिल करके ये रिवर सिस्टम का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, यानी सिंधु नदी पद्धति क्या है। तो रिवर इंडस जो है वो कहाँ से निकली है, तो तिब्बत में ये राइज की है। कहाँ, तो तिब्बत के नज़दीक एक लेक मानसरोवर है, वहाँ से निकली है और ये पश्चिम की ओर बहती है, यानी इस तरीके से ये पश्चिम। अगर ऐसे मैप में अगर हम देखें, ऊपर अगर नॉर्थ है तो इधर ये साउथ डायरेक्शन में ये जाती है। और इंडिया में ये इंटर कहाँ करती है, तिब्बत से तो निकली, तो इंडिया में ये इंटर करती है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंटर करती है। और ये पिक्चर्स्क्यू जॉर्ज बनाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी घाटियाँ बनाती है जो कि बहुत ही दृश्य
मतलब देखने लायक होता है वैसी घाटियां बनाती हैं ये इंडस नदी, सिंधु नदी जो है। और इसके बहुत सारे सहायक नदियां भी हैं, ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि जस्कर हो गया, नुब्रा हो गया, सायोक हो गया, हुंजा, और ये सभी आकर के मिलती हैं कहाँ, तो कश्मीर के क्षेत्र में। और ये जो इंडस नदी है वो बल्तिस्तान और गिलगिट से होते हुए जाती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये इमर्ज करती है, तो एक माउंटेन है एटॉक में, एटॉक एक जगह है, वहाँ पे जो पहाड़ हैं वहाँ से ये इंडस नदी निकलती है। और उसके बाद इसमें आकर के और जो सारी नदियाँ मिलने वाली हैं वो कौन है, तो सतलज हो गया, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सब ज्वाइन करती हैं इंडस को। कहाँ, तो मथानकोट जो है पाकिस्तान के नज़दीक, वहाँ पे ये जाकर के सभी नदियाँ इंडस नदी में मिल जाती है। और इनके बाद इंडस जो है, ये सब नदियां मिलने के बाद इंडस अब साउथवर्ड मूव कर जाती है, यानी ऐसे जाते जाते अब ये दक्षिण की ओर चली जाती है, ऐसे दक्षिण साउथवर्ड। और साउथवर्ड जाने के बाद अरबियन सी में, कराची से पूर्व जाकर के अरबियन सी में जाकर के मिल जाती है, यानी अरब सागर में। अब इंडस प्लेन जो है वो बहुत ही मतलब इसमें स्लोप है, बहुत जेंटल स्लोप है, तो इस कारण से इसका भी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, लगभग 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इसी कारण से संसार के लंबी नदियों में से एक में ये शुमार है। कौन, तो इंडस नदी यानी सिंधु नदी संसार के सबसे लंबी नदियों में से एक है। और अगर देखा जाए तो इसका 1/3 यानी ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन, जो इंडस घाटी है वो कहाँ है, तो इंडिया के स्टेट में, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और बाकी जो भी भाग है वो कहाँ है, तो पाकिस्तान में। अब हम लोग देखेंगे फिगर से, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें तो यहाँ हमें समझ में आएगा। तो देखते हैं इंडस के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो देख रहे हैं कि यहाँ तिब्बत से यहाँ कहीं मानसरोवर है, और यहाँ से ऐसे निकलते हुए यहाँ लद्दाख में इंटर करते हुए ये ऐसे आती है इंडस रिवर, और ऐसे ऐसे जाते जाते यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान में झेलम, चेनाब, रावी, सतलज सभी इंडिया से जा कर के और इसमें इंडस रिवर में मिल गई है। और उसके बाद इसका जो फ्लो है वो धीरे धीरे साउथवर्ड हो गया, और साउथवर्ड होते होते ये यहाँ आकर के और अरब सागर में आकर के मिल गई है। तो इस तरीके से अगर इधर से अगर हम लोग गंगा का देखें तो गंगा देख सकते हैं कि यहाँ से गंगा निकली है, ये ऐसे यहाँ पे आकर के गंगा यमुना जो दोनों है वो पैरेलल आते रहती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है और गंगोत्री से गंगा, और यहाँ आकर के इलाहाबाद जो जगह है जहाँ संगम यहाँ मिल जाती है। और उसके बाद इधर से घाघरा नदी आते रहती है, और सभी आकर के बिहार में सभी नदियाँ मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे सोन हो गया, इधर से सोन, इधर से गंडक, उधर से घाघरा, और सभी आकर के गंगा में मिलती है। और उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो ये यहाँ गंगा में कोसी नदी भी आकर के मिल जाती है, जिसको कि सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, यानी बिहार का जो दुख है, क्योंकि हमेशा बाढ़ वहाँ आते रहता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जानते हैं कि 1960 में इंडस रेगुलेशन बना था, इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडिया जो था वो क्या करता था कि केवल 20% ही टोटल वाटर यूज कर सकता है, सिंधु जो नदी है उसका, जबकि इंडिया से ही होकर के बहती है। और वाटर जो यूज किया जाता है वो किसके लिए, तो सिंचाई के लिए। कहाँ कहाँ, तो पंजाब, हरियाणा और कुछ जो साउदर्न पार्ट हैं और वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान के, वहाँ पे यूज किया जाता है इंडस के वाटर का, केवल 20% ही। और बाकी का जो 80% जो वाटर है वो किसके लिए है, तो पाकिस्तान के लिए। अब हम लोग जानते हैं, तो इंडस वाटर सिस्टम हम लोगों ने देख लिया, अब गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। गंगा रिवर सिस्टम, तो जो सबसे हेड वाटर है यानी शुरुआत जहाँ से गंगा का हुआ है उसे हम लोग भागीरथी कहते हैं। और इसमें जो पानी आता है, जो जल आता है वो कहाँ से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये जाकर के मिलती है देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ अलकनंदा से जाकर के मिल जाती है। मतलब अलकनंदा एक नदी है, वहाँ से ये भागीरथी जाकर के उत्तराखंड में मिलती है। और हरिद्वार में गंगा जो है वो पहाड़ों से निकल करके, मतलब यहाँ तक देवप्रयाग तक ये पहाड़ में ही रहती है, और पहाड़ों से निकल करके हरिद्वार में आने के बाद ये प्लेन्स में आकर के मिलती है, यानी समतल भूमि पर अब आ जाती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ फिगर में
किस तरीके से एक तरफ से भागीरथी आ रही है और दूसरे तरफ से अलकनंदा और आकर के यहाँ पे देवप्रयाग में मिल गई है। तो इस तरीके से यहाँ मिली। अब गंगा जो है वो अपने बहुत सारी सहायक नदियों से मिलती है जो कि हिमालय से निकली हुई हैं, बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ। इनमें से कुछ जो हैं वो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि यमुना हो गए, उसके बाद घाघरा, ये भी हिमालय से निकलने वाली नदी है, गंडक, कोसी, ये सब। और जो यमुना रिवर है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ, तो हिमालय में, और गंगा के बिल्कुल समानांतर यानी पैरेलल बहती हैं और राइट बैंक पे, मतलब ट्रिब्यूटरी जो है वो मिलती कहाँ से कहाँ है, तो गंगा और यमुना आकर के मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो संगम है वहाँ आकर के मिलती है। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नेपाल का जो हिमालय है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ हैं। और ये नदियाँ आकर के क्या बनाती है, तो फ्लड पार्ट्स, यानी जो उत्तरी भाग में है वहाँ हर एक साल बाढ़ आता है इन नदियों के कारण, और इसी के कारण बहुत सारा डैमेज होता है, मतलब जीवन का बहुत सारा डैमेज होता है। उसके बाद लोगों का संपत्ति का नाश होता है, जबकि इनके द्वारा जो लाई गई मिट्टियाँ होती हैं, जो मिट्टी, वो एग्रीकल्चर यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट, मतलब प्रभावशाली होती है। अब जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि पेनिनसुलर अपलैंड्स का, वो भी आकर के मिलती हैं कहाँ, तो गंगा में। तो पेनिनसुलर अपलैंड्स वाली नदियाँ भी, मतलब जो हिमालय से नहीं निकली है, पेनिनसुलर अपलैंड से निकली हैं, वो भी आकर के गंगा में मिलती हैं। उनमें से जो नदी है वो कौन कौन से है, तो चंबल नदी आकर के गंगा में मिलती है, बेतवा और सोन। सोन जो यहाँ जो हमारा दानापुर में जो जगह है वहाँ पे आकर के सोन जो है वो गंगा से मिलती है। अब सेमी एरिड एरिया जो है वहाँ से ये होकर के गुजरती है, यानी शुष्क, पूरी तरीके से शुष्क नहीं, अर्ध शुष्क जो सूखा जो एरिया है वहाँ से ये नदियाँ निकलते हुए और बहुत कम दूरी तय करती हैं। और इनमें क्या होता है कि ये जो है वो ज़्यादा, इसमें वाटर नहीं होता है, इन नदियों में ज़्यादा पानी नहीं होता क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो बहुत कम। अब हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे ये आकर के मिली है गंगा में, तो हम लोगों ने फिगर में देख लिया है बिहार में। तो सबसे पहले उधर से घाघरा जो आई नदी, हिमालय की नदी यहाँ, उसके बाद सोन आई पेनिनसुलर जो नदी है, उसके बाद गंडक आई जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, फिर उसके आगे अगर गंगा बढ़ती है तो वहाँ पर आकर के कोसी मिलती है गंगा में। अब क्या आप जानते हैं एक नया सा प्रोग्राम बना है 2014 में, नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है उनका, जो कि जून 2014 में लॉन्च किया गया था गंगा के कंजर्वेशन के लिए। और इसका दो ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव। पहला कि गंगा में जो प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन, उसको कम करना, गंगा को संरक्षण प्रदान करना, और इस नदी का जो राष्ट्रीय नदी गंगा है इसका पुनरुद्धार करना। तो हम लोग इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो कहाँ देखेंगे, तो nmcg.nic.in पर जा करके नमामि गंगे के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब जो इन लार्ज जो वाटर से में, यानी बहुत सारी जो पानी है गंगा नदी में आ रही हैं, और किधर से, तो इसके दाएं से भी, इसके बाएं से भी, मतलब दाएं से आने वाली अगर देखा जाए तो दाएं से आने वाली जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो आकर के मिल जाती हैं गंगा में। अगर बाएं से हम देखेंगे तो बाएं से जो भी हिमालयन रिवर्स हैं वो आकर के मिलती हैं और इसकी सहायक नदियाँ बन जाती हैं। और इस कारण जो गंगा है वो बहते बहते फरक्का तक पूर्व में जाती है। फरक्का कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, वहाँ बड़ा सा एक बैराज है। और ये जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट, यानी सबसे उत्तरी भाग है गंगा डेल्टा का, यानी गंगा का जो डेल्टा बना हुआ है उसका सबसे उत्तरी भाग फरक्का है। और इसकी जो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, तो दो भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है। फर्स्ट भाग जो है वो है, मतलब ऐसे आते आते ये दो भागों में ऐसे बट गई, जो गंगा नदी है वो दो भागों में। फर्स्ट जो है वो भागीरथी हुगली, जो कि साउथवर्ड के ओर जाती है, दक्षिण की ओर डेल्टाइक प्लेन जो है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ जा कर के गिर जाती है। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम जो था गंगा नदी का वो फ्लो करता है साउथवर्ड, और साउथवर्ड फ्लो करने के बाद ये जा कर के और बांग्लादेश में
ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा नदी से, यह बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और फिर और अगर डाउन स्ट्रीम देखा जाए यानी और अगर नीचे देखा जाए तो इसका नाम जो हो गया है यानी गंगा ब्रह्मपुत्र जो मिल करके जो नदी बनी है उसका नाम हो गया है मेघना। और ये जो शक्तिशाली नदी है जिसमें कि मेघना, इसमें किस किस नदियों का जल है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल है, ये जाकर के अंत में बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। और जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है इन नदियों के द्वारा, उसी डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब सुंदरबन डेल्टा जो है उसका नाम कहां से आया है तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में सुंदरी एक पेड़ है वो ग्रो करता है, उसी के कारण इस जगह का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। अब यहाँ जो है क्या कि यहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली भूमि है, तो इस कारण यहाँ ये सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। और ये जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला डेल्टा। और यहीं पे हम लोग जो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं उसका घर है, ये उसका घर है क्या तो सुंदरबन डेल्टा। अब देखते हैं कि जो गंगा का लेंथ है, जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग है। और फिगर में हम लोगों ने देखा था 3.4 के फिगर में। और टाइप हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का जो ड्रेनेज पैटर्न जो गंगा है वो फॉर्म करती है गंगा नदी सिस्टम। तो अंबाला एक शहर है जो कि लोकेटेड है कहाँ तो वो वैसे जगह पे लोकेटेड है जो कि गंगा के पानी को और इंदस के पानी को डिवाइड करती है, मतलब दो भागों में बांट देती है ये इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को। और जो अंबाला का प्लेन है तो नदी जो है अंबाला के प्लेन से लेकर के सुंदरबन तक ये बहती है, लगभग 1800 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन फिर भी इसका जो स्लोप है वहां से यानी अंबाला से अगर सुंदरबन तक देखा जाए तो ये केवल 300 मीटर का है, मतलब ये सारा का जो जगह है वो प्लेन ही है, मतलब अंबाला से प्लेन शुरू हो जाता है और सुंदरबन तक जाता है। लेकिन हाइट का जो डिफरेंस है अगर देखा जाए तो केवल 300 मीटर का डिफरेंस है। और अगर कहा जाए तो केवल 6 किलोमीटर पर 1 मीटर का हाइट का डिफरेंस, समझिए कितना कम। इस कारण से फ्लो जो है वो भी कम होगा। और इसमें होता क्या है कि घूमते हुए ये बहती है, इसी कारण से ये जो नदी है गंगा वो घूमते हुए बहती है। अब फिगर में देख लेते हैं। और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ फिगर में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से जो गंगा नदी है यहाँ से गंगोत्री से निकली और उसके पैरेलल यहाँ से यमुना नदी निकली और आगे बढ़ते बढ़ते ये आकर के यमुना और गंगा यहाँ पे क्या है कि अलकनंदा में ये दोनों मिल गई हैं, मतलब भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे देवप्रयाग में मिल गई हैं। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी जो है वो अकेले जाती है। इधर से नेपाल से घाघरा नदी निकली, नेपाल से गंडक नदी निकली, नेपाल से ये कोसी नदी यहाँ से निकली। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले आकर के इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है और यहीं पे सरस्वती नदी भी आती है। और अगर इधर से देखा जाए पेनिनसुलर एरिया से यानी कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ से बेतवा नदी आकर के मिली कहाँ यमुना में, और फिर यमुना जाकर के गंगा में मिल गई। उसके बाद चंबल यहाँ से आई, चंबल नदी भी जाकर के और यमुना में मिल गई। तो ये सब नदियाँ जो हैं वो जाकर के क्या होती हैं कि गंगा में मिल जाती हैं। और फिर इधर से ही हम लोग देख रहे हैं पेनिनसुलर पार्ट से ही कि सोन नदी भी आती है और यहाँ आकर के मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ आई। और इधर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा नदी, और ये आ गई बांग्लादेश में। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि गंगा का एक जो पार्ट है वो इधर आ गया और दूसरा पार्ट इधर चला गया और ये जाकर के ब्रह्मपुत्रा में मिल गया। और ब्रह्मपुत्र और गंगा आगे जाकर के फिर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आकर के गिर गई और एक यहाँ से वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इस तरीके से दो भाग हमने देखा कि कैसे जो गंगा नदी है वो कैसे फ्लो करती है। और इंदस नदी, सिंधु नदी के बारे में भी देख लिए हम लोग और ब्रह्मपुत्रा के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद।